हेलो एवरीवन। सो ये आपको चैप्टर समझ के में आ गया होगा कि क्लास 6 का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। बट जिससे पहले कि मैं आपको इस चैप्टर के बारे में समझाऊँ, मैं आपको बता दूँ कि इस चैप्टर में समझाने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लास 6 के बेस पे कहूँ तो बहुत कुछ है, बट अगर मैं DU B.Ed एंट्रेंस के बेस पे कहूँ तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक क्लास 6 का बच्चा होगा वो भी जानता होगा कि सोर्स ऑफ फूड कहाँ से है और हार्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनीवर्स क्या होते हैं। दैट्स इट। इस चैप्टर में बस 3-4 लाइन के शॉर्ट नोट्स के टॉपिक्स हैं, दैट्स ऑल। तो इस वजह से आपका शुरुआत में मैं टाइम ले रही हूँ, जो कि टाइम ऐसा है कि जो बच्चे अभी से शुरू कर रहे हैं, पहली बात गलत है। बट दूसरी बात, अब आपको पेपर में बैठना है, एंट्रेंस देना है और कुछ दे के कुछ सही करके आना है। तो मेरी बात मानिए, ज़्यादा हौश पौश मत करिए। आप सिंपल सा NCERT की ई-पाठशाला बुक प्ले स्टोर से बुक डाउनलोड कीजिए, गवर्नमेंट ऐप है। या फिर अगर आपको कहीं और से करना हो तो वो आप देख लीजिए, NCERT की बुक को गो थ्रू कीजिए, दैट्स इट, साइंस और SST के लिए। फिर उसके बाद आपके पास एक बुक होगी जो कि सबके पास होगी, वो ये है कि वो अपने अपने बेस पे DU B.Ed के लिए एंट्रेंस बुक प्रिपरेशन का ले लेते हैं। ठीक है, उसमें आपके PYQs होते हैं और उसमें आपकी रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, इन सब बारों में चीज़ें होती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, आप 10 दिन दीजिए साइंस और SST को, 8 दिन दीजिए इन सारी चीज़ों को। मैं इसलिए इस चीज़ को डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि आपको NCERT 10 दिन में 10 मतलब 5 क्लासेस की, 6 to 10th क्लासेस की कंप्लीट करनी है। हाँ, जो बच्चे पढ़ने में, टाइम देने में, बैठने में माहिर हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ईज़ी होगा, क्योंकि वो इस चैप्टर्स को गो थ्रू करने के बाद कोई एक टॉपिक अलग से, जैसे रीजनिंग का मान लीजिए ब्लड रिलेशन टेस्ट है। आपने साइंस का 6 क्लास का 16 चैप्टर पढ़ लिया NCERT से, फिर भी आपके पास 2 घंटे बचेंगे, जो बच्चा बैठता है पढ़ने के लिए, उसके पास 2 घंटे बचेंगे कि आप जो है रीजनिंग का कोई एक टॉपिक कर लो। तो इससे क्या होगा, आपका साइड बाय साइड कुछ ना कुछ कंप्लीट होता जाएगा 10 दिन में भी, राइट। बट जिन्हें ऐसा है, उनको ये मान लीजिए कि उन्हें अपनी सारी चीज़ों को लेट इट गो करना होगा इन 10-15 दिनों के लिए, क्योंकि 19 ऑफ अक्टूबर को आपका पेपर है और आपके पास टाइम नहीं है। तो 10 दिन में आप साइंस SST कंप्लीट कीजिए, फिर 8 दिन में आप रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को टाइम दीजिए, और फिर साइड बाय साइड इन साइंस SST को रिवीजन करते रहिए। यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। PYQ आपको, भले आप रोज के एक टॉपिक के PYQ कर लीजिए, बट करिए। ठीक है, अब वो ये हो गया आपका पूरा लेक्चर। अब आपको क्या करना है, आपको मैं सिंपल 6 क्लास के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊँगी, बट हाँ, मैं आपको बता दे रही हूँ, देखिए आपकी ये NCERT है। ठीक है, तो जिन्हें ऐसा लगता हो, मुझ पे विश्वास ना हो कि मैम ये गलत कर रही हैं, तो वो आप NCERT की लाइन बाय लाइन भी देख लेंगे वीडियो के थ्रू। और जिन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, इस चैप्टर में क्या ही है, तो वो मेरी सिर्फ ऑडियो सुन लेंगे, उनका काम बन जाएगा। तो चैप्टर फर्स्ट है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसमें आपका कुछ भी नहीं है। इस एक्टिविटी में ये देखिए, आपका सिंपल इस वाली एक्टिविटी में आपका ये है कि आपको क्या करना है, जितने आपके आसपास स्टूडेंट हैं या फ्रेंड हैं या क्लासमेट हैं या जो भी हैं, उन्होंने उनका नाम लिखना है और उन्होंने क्या खाया दिन में, ये है। ये क्लास 6 की चीज़ है। इस चीज़ को अगर आप जितना इग्नोर कर सकते हैं कर लीजिए। मैं ये है कि मैं आपको एक शॉर्ट टाइप की चीज़ें पढ़ा रही हूँ, तो मुझे लग रहा है देख लेते क्या है। ठीक है, तो फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, ये केवल 1.2 है। इसमें आपने क्या देखा कि फूड आइटम जो खाया, मान लीजिए एक्स ने दाल खाई है, तो दाल फूड आइटम है और उसमें क्या क्या चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स लगती हैं। आपका पल्सेस हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, स्पाइसेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चीज़ हो गया। फिर आपने क्या जाना कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं, तो इसका हेडिंग हो गई आपकी फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि इस फूड मटेरियल एंड सोर्सेज में आपको ये चीज़ पता चल गई कि वो चीज़ प्लांट, सॉरी, वो चीज़ आपकी प्लांट या एनिमल, भगवान मेरी राइटिंग पे आप मत जाइएगा क्योंकि ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल से सोर्स आता है। क्या चीज़ हो गई, जैसे कि आपका ये मिल्क, एग, मीट, ये एनिमल का हो गया। फिर आपका ये वेजिटेबल्स, ठीक है, ये वीट वगैरह, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें प्लांट से हो गई। तो एक्टिविटी 3 पे आते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला एक्टिविटी 3 पे कि जो फूड आइटम, जैसे कि मान लीजिए हमने पिछले में फूड आइटम का क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि दाल, राइट। तो दाल में इंग्रेडिएंट्स ये हुए, ठीक है। फिर दाल यहाँ पे लिख दो, एक कॉलम बना दो, इंग्रेडिएंट्स लिख दो, और वो जो पल्सेस हैं वो प्लांट से मिलती हैं, स्पाइसेस प्लांट से मिलती हैं, तो ये सारे सोर्स हो गए। जैसे कि ये देखिए एग्जांपल, आप खुद ही देख लीजिए, इडली का एग्जांपल दिया और इडली में बोला कि इडली में क्या लगता है, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, राइट। ये सारे कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। चिकन में क्या लगता है, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर, ये एनिमल और प्लांट से आ गए, मतलब ऑयल हमारा प्लांट से है और तो घी हमारा एनिमल से है। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। फिर उसके बाद एक्टिविटी 3 भी आपकी कंप्लीट हो गई। तो इसमें हमने क्या जाना कि एक्टिविटी 3 से कि हमने प्लांट की जो है
प्लांट हमारा सोर्सेज ऑफ फूड है और एनिमल्स हमारा सोर्सेज ऑफ फूड है। जैसे प्लांट हमें देता है ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, वैसे एनिमल्स हमें एग और मीट वगैरह, मीट प्रोडक्ट्स वगैरह भी देता है। ठीक है। फिर 1.3 हेडिंग है आपकी प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, राइट। इसमें आपका कुछ भी नहीं है, मैं बता तो रही हूँ, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है आपका। पहली चीज़ तो ये देख लो कि आपका ये रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ठीक है। फिर उन्होंने ये बोला कि प्लांट आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट्स, कुछ रूट्स भी खाते हैं, कुछ लीफ भी खाते हैं, कुछ तो ये एडिबल पार्ट्स है। ठीक है। तो कुछ प्लांट्स के पास 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। एडिबल पार्ट्स का मतलब पता है क्या होता है? एडिबल पार्ट्स का मतलब होता है ईटेबल, जिसे हम खा सकें। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है कि कुछ प्लांट्स के पास 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं, तो उसका एग्जांपल है मस्टर्ड। मस्टर्ड हमें ऑयल भी देता है और उसकी जो लीव्स है हमें वेजिटेबल भी देती है। समझ में आया? तो इसी तरह हमारा ये 1.3 में बताया गया कि प्लांट पार्ट्स और एनिमल प्रोटीन फूड कैसे होते हैं, राइट। फिर उसके बाद ये देखिए, आपको ये प्लांट पार्ट एज फूड समझ में कैसे आएगा। जैसे ये लिखा ब्रिंजल करी, बैगन लगा, चिली हुआ, और भी स्पाइसेस हुए, ये ऑयल वगैरह चीज़ें हुई। ठीक है। ठीक है। और ब्रिंजल कहाँ से मिला? ब्रिंजल का जो पार्ट है वो क्या है? फ्रूट। चिली फ्रूट पार्ट से है। और ये ऑयल, ये जो ऑयल चीज़ें हैं वो कहाँ से, ऑयल कहाँ से निकला? सीड से। तो सीड इसका एडिबल पार्ट हो गया, फ्रूट एडिबल पार्ट हो गया। जो फ्रूट एडिबल पार्ट हो गया पौधे का, जो चिली देगा है। ठीक है। ब्रिंजल में जो फ्रूट है वो एडिबल पार्ट हो गया, जो ब्रिंजल देगा है। सीड एडिबल पार्ट है, जो ऑयल देगा है। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। सॉरी। अब उसके बाद आपका एक्टिविटी 4 में आपका कुछ खास नहीं है। ये क्या है? फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स चूज दोस आइटम हुज ऑप्टेन। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब यही बताया गया जितने भी फूड आइटम्स आपने टेबल 1.3 में लिखे हैं वो आप बताइए कि कौन सा प्लांट से मिलता है और कौन से पार्ट है प्लांट का जो जो वो चीज़ देता है। ठीक है। तो एक्टिविटीज़ में कह रही हूँ ना, कुछ भी नहीं है। जैसे कि इस एक्टिविटी 5 में क्या बताया गया है कि जो मूंग और चना है ना, उसको क्या करना है आपको जो है अच्छे से साफ़ करना है, फिर पानी में उसको धोना अच्छे से, फिर उसको थोड़ी मतलब ड्राई, मतलब एक वेट क्लॉथ में उसको अच्छे से रख लेना है। नेक्स्ट दिन आपको देखना है, वाटर को कम्प्लीटली ड्रेन करना है, और फिर उसके बाद देखना है, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी बोलने लगी, मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको। इसमें कुछ भी नहीं है आपका। इसमें क्या बोला गया है कि मूंग और चना को अच्छे से साफ़ करके उसको वेट क्लॉथ में रैप अप करके नेक्स्ट क्या आपको देखना है। तो क्या कोई चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? फिर से आप वही चीज़ करो। क्या चेंजेस आएंगे? स्प्राउट निकलने लग जाएंगे, जो चीज़ हम खाते हैं। तो इन्होंने यही बताया कि जो है मतलब कि आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम, दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड। ठीक है। तो मतलब ये बता रहे हैं कि कैसे उसमें उगते हैं स्प्राउट, चना में, मूंग चना में, ये सब चीज़ें। एक्टिविटी 5 में ये बोल रहे हैं आपको करना है। आपको ये पता है कि हनी कहाँ से आती है? शहद। शहद कहाँ से आती है? जो फ्लावर से जो बीज हैं वो नेक्टर कलेक्ट कलेक्ट करती हैं, जो कि नेक्टर एक टाइप का स्वीट जूस होता है, फिर उसको वो हनी में कन्वर्ट कर देती हैं। सिंपल इसमें यही बताया गया है। अब एनिमल्स क्या खाते हैं? व्हाट डू एनिमल्स ईट? तो मतलब हमें ये साफ सीधी सी बात है कि हमने जो है ऑब्जर्व किया होगा कि काऊ, डॉग, ये सब चीज़ें क्या खाते हैं। पर क्या हमने एक स्क्विरल, पिजन, लिजार्ड को ऑब्जर्व किया है? तो वो एक काइंड ऑफ आपकी एक्टिविटी है कि आपको पता करना है। ठीक है। कि वो क्या खाते हैं, कैसे, इससे क्या पता चलेगा कि कौन हर्बीवर्स है, कौन कार्निवर्स है, कौन ओमनिवर्स है। टेबल 1.5 में ये देखिए आपको, बुफेलो ग्रास, ऑयल केक, ग्रेन्स, ये सब खाती है। कैट छोटे एनिमल्स को, बर्ड्स को, मिल्क को, ये सब खाती है। तो इसी तरह इन्होंने बताया कि आपको ये ऑब्जर्व करना है। रैट, लॉयन, ये सब क्लास 6 के काम है, आपको करने की जरूरत नहीं है। सिंपल लास्ट में आपको ये बताना है हार्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स क्या होते हैं। हार्बीवर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं, राइट। फिर कार्निवर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। जैसे लॉयन, लॉयन को कभी आपने घास खाते हुए देखा? नहीं ना। ठीक है। ओमनिवर्स वो होते हैं जो कि बोथ पे डिपेंड होते हैं, डॉग, ह्यूमन बींग्स। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। क्या था? कुछ भी नहीं था। समरी में देख लीजिए, बहुत सारी वेरिएशंस है फूड में जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया में खाई जाती हैं। वो प्लांट्स जो कि फूड हमारा प्लांट और एनिमल से आता है, और एनिमल जो कि प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवर्स होते हैं। एनिमल जो कि एनिमल्स खाते हैं वो कार्निवर्स होते हैं, और एनिमल जो कि प्लांट और एनिमल दोनों चीज़ खा सकते हैं वो ऑमनिवर्स होते हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये क्या है? ये आपको करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है। तो ये आपका हो गया। चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के बाद चैप्टर 2 साइंस का कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। ठीक है। क्लास 6 सब्जेक्ट, क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट, राइट।
तो हमने ये तो बता दिया था कि फर्स्ट चैप्टर में कि फूड कहाँ से आता है, प्लांट सोर्स से है या एनिमल सोर्स से है, ये सब चीज़ें। अब हमें इन्हें ये बताएंगे कि जो हमारा फूड है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर बने होते हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स से फूड मिलकर बने होते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स में कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं ग्रोथ में, और वो कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन आ गई आपकी, ये रही कि ingredients contain some components that are needed by our body and these components are called nutrients। ठीक। अब उसके बाद न्यूट्रिएंट्स होते क्या क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल। एडिशन में आपका फाइबर और वाटर भी आता है, राइट। तो एक चीज़ और जान लीजिए आप कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो आपका जो है न्यूट्रिएंट्स में पूछा जाएगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो अब आप यही लिखेंगे, आप फाइबर और वाटर को नहीं लिखेंगे, ठीक है। मेजर न्यूट्रिएंट्स आते हैं ये, ठीक है। बट आपसे पूछ लिया गया कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैक्रो में कार्बो, प्रोटीन और फैट का नाम लेना है और माइक्रो में विटामिन्स और मिनरल्स का नाम लेना है, बस, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। एक तो पहली चीज़ ये है ना कि हम जो है एक इंग्रेडिएंट्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन्स क्या है, फैट्स क्या है। उस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल पोटैटो, पोटैटो में क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। और अगर है तो हमें पता कैसे चलेगा, और अगर है भी तो कौन सी ज़्यादा अमाउंट में है और कौन सी कम अमाउंट में है, उसके लिए हमें टेस्ट करना होता है, ठीक है। तो इन सब टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इन सब टेस्ट के लिए हमें चाहिए कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा और सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। क्या क्या चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। ये तीनों चीज़ कभी कभार साथ मिलके, कभी कभार अलग अलग मिलके प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको समझाएंगी, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए आपका, ठीक है, आप जैसे मान लीजिए इसमें आपको सिंपल सा ये बताया गया कि आपको ये सब मटेरियल्स बनाने पड़ेंगे, अगर नहीं है तो जाके टीचर बना देगी, ये सब फालतू से क्लास 6 की बात है। आपको DU BEd के लिए चीज़ें देखनी है चैप्टर में, तो आप ये देखिए कि ये जैसे इसमें आपको बताया गया कार्बोहाइड्रेट के कैसे यूज़ किया गया, ठीक है, कि सबसे पहले ये बताया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट उस इंग्रेडिएंट में है या नहीं है। तो ये देखिए देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो जो मेन कार्बोहाइड्रेट है ना वो हमारा स्टार्च होता है, मेन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारा स्टार्च और शुगर होता है। तो इसमें एक्टिविटी 2 में हमारा टेस्ट फॉर स्टार्च की बात कर रहे हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च में आपको क्या करना है, टेस्ट फॉर स्टार्च में आपको सिंपल सा है, आयोडीन टेस्ट है। आयोडीन टेस्ट का मतलब कि आपको एक फूड लेना है, मान लीजिए आपने पोटैटो लिया, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन को ड्रॉप करना है, 2-3 बूंद डालनी है, और अगर उसमें ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो वो स्टार्च उसमें प्रेजेंट है, और अगर नहीं आता है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, और स्टार्च प्रेजेंट होने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद प्रोटीन के लिए आपको टेस्ट करना है, टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो इसमें टेस्ट फॉर प्रोटीन में आपका होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सॉलिड, अगर आप कोई इंग्रेडिएंट या सॉलिड अगर आप फूड ले रहे हैं तो उसको पहले पाउडर में बना दो या पेस्ट में बना दो, ठीक है। फिर उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, क्या 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालो और फिर टेस्ट ट्यूब को शेक कर दो, ठीक है। फिर उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा डालो, ठीक है। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अगर वो वॉयलेट कलर का होगा, देखो आपको सिंपल से क्या करना है, आपने फूड लिया, ठीक है, पेस्ट बनाया, ठीक है, H2O डाला, शेक किया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 ड्रॉप्स CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट डाला, और फिर 10 ड्रॉप्स हमारा कॉस्टिक सोडा डाला। फिर अगर वो वॉयलेट कलर में चेंज हो गया तो समझ लीजिए प्रोटीन है, और नहीं तो प्रोटीन नहीं है, ठीक है। अब फैट के लिए आपको क्या करना है, फैट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फैट के लिए सिंपल है, टेस्ट फॉर फैट में आपको सिंपल सा ये करना है कि फूड को पेपर
पेपर में रैप करा, ठीक है, पेपर में रैप किया, फिर उसे क्रश किया, क्रश किया, फिर अगर वो ऑयली पैच, क्या चीज़, ऑयली पैच शो कर रहा है तो उसमें फ़ैट है, ठीक है। अब ये नहीं है कि मतलब कि फ़ैट कैसे है कि आपने फूड किया, कुछ कुछ फूड्स में ऑटोमेटिकली आपका जो है वाटर प्रेजेंट होता है, तो आपको ये देखना है कि उसमें फ़ैट है या नहीं है, तो उस वाटर को ड्राई होने के बाद आप फिर से उसे चेक करें कि ऑयली पैच तब भी शो हो रहे हैं, अगर ऑयली पैच तब भी शो हो रहे हैं तो आपका वो फ़ैट हुआ, ठीक है। वॉट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हमें प्रोवाइड करता है, एनर्जी, राइट, एंड फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ तक कि आप ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि फैट्स गिव्स मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मतलब पता है क्या है कि एक बाउल अगर हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और एक बाउल हम अगर फैट को कंज्यूम कर रहे हैं तो फैट हमें उस कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन फैट हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बट वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड होगा। यहाँ पे फैट का एक ड्रॉबैक पता है क्या है, फैट का ड्रॉबैक है कि वो ओबेसिटी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, जो कि आपको आगे शायद से बताया जाए कि फैट ओबेसिटी क्रिएट करता है। तो अब बात आ गई कि इसीलिए कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट के कंपैरिजन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए, फैट कम लेना चाहिए, क्योंकि वो ओबेसिटी भी क्रिएट करता है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप फैट ले सकते हो, बट समझ रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट इज मच बेटर देन फैट। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सोर्सेज ऑफ फैट्स और सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, बट प्रोटीन्स हमने आपको ये नहीं बताया कि प्रोटीन्स किस लिए यूज़ होता है। प्रोटीन्स यूज़ होता है ग्रोथ और बॉडी की रिपेयरमेंट के लिए, ठीक है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो ग्रोथ में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अब जो है कुछ सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जो हम बताते हैं कि जिसमें ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है, वो होता है स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस, व्हीट। ये जो है सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब सोर्सेस ऑफ फैट की बात करें तो सोर्सेस ऑफ फैट एनिमल सोर्स से बोला जाए तो होगा मीट, फिश, एग्स, घी, मिल्क, क्रीम, बटर, ठीक है। बट वहीं पे अगर सोर्सेस ऑफ फैट प्लांट सोर्स से बोला जाए तो ग्राउंड नट्स मतलब ड्राई फ्रूट्स टाइप, तिल, ऑल टाइप ऑफ ऑयल में प्लांट सोर्स के में फैट होता है, ठीक है। अब उसके बाद ना आगे आपको बताया जाएगा कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, जैसे कि हमने बोला था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होती है, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और फाइबर्स और वाटर आपका एडिशनल न्यूट्रिएंट्स में काउंट होता है। मेजर न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कार्बो, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। बट मैक्रो माइक्रो मतलब लार्ज क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी में क्या होता है, मैक्रो में आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट, और माइक्रो में हो जाएगा विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। अब उसके बाद जो विटामिन्स होते हैं ना, उसमें विटामिन में बहुत सारी मतलब विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी एक विटामिन होता है। तो इससे और भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, बट हम इस लेवल पे क्लास 6 के लेवल पे हम आपको इस तरह समझा रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है जैसे कि हाँ, पहले हम ये बता दें ना कि प्रोटीन सोर्स क्या होता है। हमने प्रोटीन का ये तो बताया कि वो रिपेयर और ग्रोथ में हेल्प करता है। प्रोटीन का जो प्लांट सोर्स है ना, प्रोटीन का जो प्लांट सोर्स है वो आपका ग्राम, मूंग, दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीस, इसमें होगा, राइट। और प्रोटीन का एनिमल सोर्स जो होगा वो आपका होगा मीट, फिश, पनीर, एग्स, मिल्क, ठीक है। अब बात आती है विटामिन्स की, तो प्रोटीन्स को हम एक नाम देते हैं कि वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से आपको पता है क्या हो सकता है, आपको वीकनेस आ जाएगी, आपकी ग्रोथ स्टेंट हो जाएगी, आप थिन हो जाओगे, आप पतले हो जाओगे। तो ये सारी प्रोटीन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपको दिक्कत होती है। बट अब हम बात करते हैं विटामिन्स की, तो विटामिन्स एक्जैक्टली क्या काम करता है, विटामिन्स डिसीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है, और आईज, बोन्स, टीथ, गम्स, इन सब के लिए भी हेल्दी होने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है, राइट। अब विटामिन्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि हमने बोला विटामिन ए, सी, डी, ई, के, और ग्रुप है विटामिन्स का जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमारी बॉडी को सारी टाइप ऑफ विटामिन्स की ज़रूरत होती है। अब एक सिंपल सी चीज़ जान लो कि विटामिन ए कहाँ कहाँ मिलता है। विटामिन ए का सोर्स है पपाया, कैरेट और मैंगो, पीसीएम, पपाया, कैरेट, मैंगो विटामिन ए का है। और विटामिन ए का पपाया, कैरेट, मैंगो ये हमारा प्लांट सोर्स है, राइट, ठीक है। अब क्या चीज़ है कि विटामिन ए से ना आगे आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ों की कमी से डेफिशिएंसी होती है, उस डेफिशिएंसी से हमें प्रॉब्लम होती है, डिसीज़ होता है, तो हम उसको डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं। और हर न्यूट्रिएंट्स की कमी से कुछ कुछ डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि विटामिन ए से हमारा लॉस ऑफ विजन की प्रॉब्लम आ सकती है, लॉस ऑफ विजन, ठीक है। अब विटामिन बी क्या है, विटामिन बी में वीट, लिवर, राइस, ये सोर्सेस ऑफ विटामिन बी है, ठीक है। विटामिन डी हमारा क्या है, विटामिन डी हमारा है विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स, विटामिन सी जो खट्टे चीज़ें होती है ना उसमें विटामिन सी होता है। ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, गुआवा हो गया, ग्रीन चिली हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, ये सारे हमारे विटामिन सी के सोर्सेस हैं। और विटामिन डी हमारा मिल्क, बटर, लिवर, एग, फिश। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ पता है क्या है विटामिन डी की, सबसे बेस्ट, सन लाइट, सिंपल, ठीक है। नहीं तो विटामिन डी की गोलियाँ खाते रहते हैं इंसान। अब एक चीज़ है कि अब आगे ये बताया जाता है कि एक फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, ठीक है।
अब हमें ये बताना है कि हर जैसे कि मतलब कि पर एक न्यूट्रिएंट एक फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, पर उस फूड में ना एक न्यूट्रिएंट की अमाउंट ज़्यादा हो। जैसे राइस के पास राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू अदर न्यूट्रिएंट, ठीक है? तो एक न्यूट्रिएंट की अमाउंट ज़्यादा हमेशा होती है, ठीक है? अब हमने विटामिन्स पढ़ लिया, अब हम मिनरल्स के बारे में भी जानेंगे। तो मिनरल्स में कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे कि आयोडीन, जिंजर, ठीक है? आयोडीन हमारा वेजिटेबल्स भी होगा, फिश भी होगा, ठीक है? इमली भी होती है सोर्सेस ऑफ आयोडीन में, शायद से, नॉट श्योर, ठीक है? फिर उसके बाद मैं चेक करूँगी क्योंकि मुझे ये कुछ और लग रहा है, बट मैंने ये भी देखा है आयोडीन में इमली वाला होता है, पता नहीं। चलिए फिर वैसे आप एग्जांपल आप पिक्चर से देख सकते हैं सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन। और उसके बाद अब आपका क्या है, सोर्सेस ऑफ फास्फोरस में हमारा मिल्क, बनाना, ग्रीन चिली, ये सब सोर्सेस ऑफ फास्फोरस है, ठीक है? सोर्सेस ऑफ आयरन में हमारी चीज़ हो जाती है एप्पल, सबसे ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल। पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, जो कि सब गाते हैं, सबको पता है पालक में आयरन होता है। आयरन की कमी पालक खाओ। आयरन की कमी होने से वीकनेस आती है, और वीकनेस में ना एनीमिया कहते हैं, आगे शायद से दिया हो, ठीक है? सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम सिंपल से मिल्क सबसे ज़्यादा चीज़ है। कैल्शियम में हमेशा कहा जाता है मिल्क पियो, एग, और वेजिटेरियन के लिए बेस्ट है, ठीक है? अब विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सब चीज़ें होगी। अब बात करते हैं डाइटरी फाइबर्स की। डाइटरी फाइबर्स को ना रफेज भी बोलते हैं। और रफेज क्या करता है, प्लांट प्रोडक्ट, मतलब कि पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, इन सब से। किससे? पल्सेस, पोटैटो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पीपीएफ वाह। तो इसमें जो है फाइबर्स होते हैं, ये प्लांट प्रोडक्ट से डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं, और डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी कहते हैं, ठीक है? अब रफेज कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। रफेज को आप जो है न्यूट्रिएंट से कनेक्ट नहीं करते हो, बट इस न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने के लिए रफेज मतलब डाइटरी फाइबर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड फूड से आपकी बॉडी को छुटकारा दिलवाता है, काइंड ऑफ डाइजेस्ट करता है, फिर वेस्ट उससे निकलता है। फाइबर्स क्या है, जब कुछ डाइजेस्टेबल नहीं होती है ना, तो हम कहते हैं फाइबर्स टाइप की चीज़ें खाओ, तो वो काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है? अब बात आती है, हो गया फाइबर्स, वाटर, वाटर जैसे जल ही जीवन वाली बात है। तो वाटर जो है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में, और जो कुछ वेस्टेज हैं, जो अब ये लगा लो, जो फाइबर्स अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से इरिट कर रहे हैं, कैसे इरिट कर रहे हैं, वाटर की भी हेल्प से। तो ये देखो, थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट के फॉर्म में, ठीक है? अब कुछ फूड में भी ना वाटर प्रेजेंट होते हैं, जो हम पानी पी रहे हैं वो तो पानी है ही है, चलो कोई इशू नहीं है, वो तो उसके बिना तो कुछ भी जिंदगी नहीं है, ये न्यूट्रिएंट तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। बट कुछ फूड्स में, जैसे कि हम कहते हैं कुकम्बर, वाटरमेलन, ठीक है? ये सारी चीज़ों में आपकी डाइटरी फाइबर्स, सॉरी, वाटर मतलब खुद ब खुद वाटर होता है इन फूड्स में। अब एक चीज़ और है, ये तो चलो एक्टिविटी है कि आपको फूड वाटर कैसे, आपके हाथ गीले हो गए कुछ लेमन काटने से, टमाटो काटने से, क्यों हुए, क्योंकि आप वाटर प्रेजेंट है, ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है? अब एक चीज़ है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते रहेंगे तो क्या हमारा वो बैलेंस डाइट कहा जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें फैट्स की भी उतनी ज़रूरत है, ठीक है? ओबेसिटी प्रोवाइड करता है, पर लार्ज अमाउंट में ना। अगर आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और इन सब को छोड़ के फैट ही खाते रहोगे तो ओबेसिटी प्रोवाइड करेगा, वो ठीक है। लेकिन अगर आप फैट ही नहीं लोगे तो आपकी वो इंस्टेंट एनर्जी वाला जो पॉइंट है वो कब आएगा? तो इसलिए हर एक न्यूट्रिएंट को उसकी राइट अमाउंट में खाना बैलेंस डाइट कहलाता है, समझे? और कुछ भी इसमें नहीं बोला गया है, जैसे कि फॉर फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज, ठीक है? वो हमारा बैलेंस डाइट हो गया। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हमें ये सिंपल से इसमें एक और एक्टिविटी दे दी गई है, और कुछ नहीं है कि चार्ट बनाओ और कि क्या आप खाते हो, और क्या मतलब कि एक्सपेंसिव। हाँ, मतलब सिंपल बताया गया कि बैलेंस डाइट के लिए कोई आपको एक्सपेंसिव मतलब आपका नहीं लगेगा कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा पैसे। एक छोटी जैसे दाल, दाल में आपकी प्रोटीन होती है, ठीक है? राइस में आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्रेन्स में भी आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, दाल, रोटी, सब्जी, चावल हो गया आपका पूरा चीज़, चावल में आपका फैट भी हो गया। तो आपका एक सिंपल खाने में भी आपको बैलेंस डाइट मिलती है, ये कहने का मतलब है, और कुछ कहने का मतलब नहीं है इसका, ठीक है? आगे आपको क्या बताना है, जैसे देखिए मैंने आपको बोला ये आप, चलिए आपको ये बता देती हूँ कि हाँ, एक चीज़ याद रखो, कभी-कभार क्या होता है ना कि आप जैसे सिट्रस कोई कैसे मैं बताऊँ आपको, हाँ, कोई छिलके में भी ना कुछ टाइप के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ठीक है? अगर हम कोई चीज़ कुक कर रहे हैं ना, तो कुक में हमारा टेस्ट आ रहा है, बट उससे कुछ विटामिन्स और मिनरल्स निकल भी जा रहे हैं। जब ये सब चीज़ों को हम ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है खत्म हो जाएगा, मतलब कि हमें विटामिन्स और मिनरल्स हमें मिलेंगे ही नहीं, ऐसे-ऐसे करते-करते बहुत सारी चीज़ें। तो ये अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा तो उस चीज़ की कमी हो जाएगी, और उस चीज़ की कमी होने से हमें डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाएगा। एक चीज़ और है कि विटामिन सी ईज़िली डिस्ट्रॉयड हो सकता है कुकिंग के टाइम पे। जो सिट्रस फ्रूट ईज़िली डिस्ट्रॉय होता है कुकिंग के टाइम पे। और एक चीज़ है यहाँ पे, देखिए, हाँ, सॉरी, ज़्यादा ही दिमाग ख़राब कर रहा है ये लड़का। हाँ, ये हैं भाई साहब, जिन्होंने सोचा कि जब हमें फ़ैट जो है एनर्जी दे ही रहा है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा, उसी सेम अमाउंट में, तो क्यों ना मैं फ़ैट ही कंज़्यूम करता रहूँ। तो क्या हो गया, ये भाई साहब मोटे हो गए, और कोई बात नहीं हुई इनको। और ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओबेसिटी से ना आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत चेंज हो जाएगी, बॉडी नीड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी, और जिससे आप ओबेसिटी फैटल भी हो जाती है कभी-कभार। तो इसलिए फ़ैट का कंज़्यूम थोड़ा ध्यान से। ये देखिए, हमने आपको डेफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में जो बताया वो ये है कि
अगर जो है अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड ईट बट समटाइम फूड में नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं होगा और ये चीज़ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती रही तो डेफिशिएंसी होगी उस चीज़ की, और डेफिशिएंसी एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की होकर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक डेफिशिएंसी डिसीज़ दे सकती है। ठीक है? डिसीज़ हो जाएगा तो डेफिशिएंसी डिसीज़ कहते हैं उसे। ठीक है? जैसे कि ये देखिए, आपने बोला कि अगर पर्सन को प्रोटीन जो है अगर पर्सन को प्रोटीन जो है नहीं मिलेगा अपनी फूड में, तो ये देखिए मैंने आपको बताया था ग्रोथ में कमी, फेस फूल जाएगा, हेयर का कलर चेंज हो जाएगा, स्किन डिसीज हो जाएगी और डायरिया हो जाएगा। ठीक है? अब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो क्या बोल रहा है कि ये पर्सन वेरी लीन एंड थिन, वीक और मूव भी नहीं कर पाएगा ये पर्सन। ठीक है? विटामिन्स की वजह से, जैसे कि बहुत सारे विटामिन्स की वजह से, जैसे ये देखिए ये चैप्टर विटामिन ए। विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन, विटामिन बी वन बेरी बेरी, सी स्कर्वी और डी रिकेट्स, कैल्शियम बोन एंड टूथ डिके, आयोडीन गोइटर। ठीक है? ये रहा, और आयरन, आयोडीन गोइटर और आयरन एनीमिया। अब यहाँ पे ये देखिए कि लॉस ऑफ विजन जो है ना, लॉस ऑफ विजन विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। ठीक है? बेरी बेरी क्या होता है, मसल्स को वीक कर देती है। ठीक है? विटामिन सी क्या होता है, स्कर्वी, जिसमें गम्स में ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। ठीक है? और रिकेट्स हमारा बोन वीक हो जाता है। और कैल्शियम जो है हमारा बोन एंड टूथ डिके, मतलब बोन्स और वीक हो जाएंगे। गोइटर एक ग्लैंड, थायराइड सुना है, एक नेक में ना ग्लैंड जो होता है वो फूल जाता है, इससे ना कभी कभार मेंटल डिसेबिलिटी भी होती है, गोइट। ठीक है? और आयरन एनीमिया। ठीक है? हम्म। तो मैंने आपको अभी एक चीज़ बोली कि थायराइड सुना है। ठीक है? तो जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा एनलार्जमेंट जो है ग्वाइटर होता है। ठीक है? और वो आयोडीन की कमी से होता है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, जैसे विटामिन ए की कमी है, तो विटामिन ए की कमी है तो हमें क्या खाना चाहिए, पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल, मिल्क, ये सब चीज़ें विटामिन ए की कमी को कंप्लीट करती है। ठीक है? विटामिन बी जैसे कि वीट, वीट, राइस और लिवर। ठीक है? अब उसके बाद विटामिन सी अगर है तो विटामिन सी में हम सिट्रस फ्रूट कह सकते हैं। ठीक है? विटामिन डी है तो सनलाइट द बेस्ट एग्जाम्पल, और तो और आप बटर, एग और फिश से भी काम चला सकते हो। और कैल्शियम मिल्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल, और आयोडीन जो है हमारा ग्रीन वेजिटेबल इज द बेस्ट एग्जाम्पल, और आयरन भी ग्रीन वेजिटेबल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं और हमारा यहाँ पे चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। चैप्टर थर्ड का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। 5 मिनट का चैप्टर है, कुछ नहीं है, बूझो और सहेली पहेली जो भी हैं, क्लासिक्स की बात, वही पुरानी घिसी पे की कि हाँ भाई वो गए थे और वो अमेज हो गए कि ये सारी जो फैब्रिक्स हैं अलग अलग टाइप्स की, वो किससे बनी होती हैं। तो चैप्टर यहीं से शुरू होता है इस क्वेश्चन से कि व्हाट आर दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेकअप ऑफ। आप किसी कपड़े को, एक फैब्रिक को अगर आप जो है देखोगे और उसके नीचे से चीज़ें, थ्रेड्स निकालना शुरू करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो थ्रेड्स निकल गए इससे भी पतली चीज़ कुछ है जिससे ये थ्रेड बना, फिर उस थ्रेड से ये पूरा कप फैब्रिक बना। तो वो सिंपल सी बात ये है, जो थिनर स्ट्रैंड्स होती है ना, थिनेस्ट स्ट्रैंड्स कह लो, वो आपकी हो गई है फाइबर्स। फिर फाइबर्स से बना यार्न, देखो सॉरी, फाइबर्स से बना आपका यार्न, ये यार्न है। ठीक है? और इससे बना आपका फैब्रिक, ये आपका फैब्रिक। तो ये चीज़ टोटल आपको बताती है। अब ये बताया जाएगा कि गिनिंग क्या होती है, स्पिनिंग क्या होती है, तो ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ये देखिए, जो ये देखो, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स। ठीक है? अब जो फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स से ही, ओके, तो फिर जो आपका जो फाइबर्स होता है ना, वो आपके कितने टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर। ठीक है? ये रहा आपका नेचुरल फाइबर, आगे शायद से आपका सिंथेटिक फाइबर भी आएगा, आएगा, आना तो चाहिए, हाँ, ये रहा आपका सिंथेटिक फाइबर। ठीक है? शुरुआत से सबसे पहले ना नेचुरल फाइबर के ही बारे में नॉलेज थी। नेचुरल फाइबर आपके कॉटन, जूट, सिल्क, वूल होते हैं। यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा, कॉटन, कॉटन, जूट है, और वूल और सिल्क है। और जो कॉटन जूट है ना, वो प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है, और वूल और जो सिल्क है ना, वो एनिमल से ऑब्टेन होता है। ठीक है? और इसके आगे मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि जो कॉटन है ना आपका, ये जो आपका कॉटन है, जैसे पहले ये चीज़ तो आप देख ही लीजिए कि कॉटन जो है आपका ऑब्टेन कैसे होता है। कॉटन का पूरा मतलब प्लांट सोर्स है कॉटन एंड जूट के, मतलब पूरा कॉटन किस एरिया में होता है पता है, जहाँ पे ब्लैक सॉयल हो। कॉटन वहीं पे उगेगा जहाँ पे ब्लैक सॉयल हो और उसका क्लाइमेट वार्म हो, और जूट वहाँ पे जहाँ पे रेनी सीजन हो। ठीक है? और जूट का जो प्लांट है ना, जूट के प्लांट से जूट मिलता है, उसके स्टेम से, जूट का एक प्लांट होता है, उसके स्टेम से जूट आता है। ठीक है? और कॉटन एक काइंड ऑफ आपको लेमन की तरह दिखेगा, कि लेमन की तरह साइज होगा उसका, फिर वो बर्स्ट होता है, फिर उसके बाद सीड्स जो है कवर करती हैं कॉटन को।
सीड्स नहीं, कॉटन कवर करती है सीड्स को, मतलब कॉटन घिरा होगा, उसके बीच में सीड्स होगा, फिर हम उसको जो है निकालते हैं, सेपरेट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें कॉटन के बारे में होती हैं। आगे आपको बता दिया जाएगा, ये थोड़ा सा आपको अगर कन्फ्यूजन लगेगा तो मैं आपको दिखा दूँगी कहाँ पे लिखा है, ठीक है। हाँ, सॉरी। फिर आपका जैसे मैंने बोल दिया कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूल आपका जो है क्या है, नेचुरल फाइबर्स कहलाता है। इसी तरह बहुत टाइम तक तो हम नेचुरल फाइबर के ही बारे में जानते थे, पर 100 ईयर्स के आसपास की बात है कि लास्ट 100 ईयर्स में हमने ये भी देखा कि फाइबर्स केमिकली भी बनते हैं, और जो फाइबर्स केमिकली बनते हैं, उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। और सिंथेटिक फाइबर का आपका एग्जाम्पल होगा पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, ठीक है। अब उसके बाद कॉटन के बारे में देखो जाना गया, ये देखिए ये लिखा हुआ है आपका कॉटन का, कि कॉटन जो है आपका, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये रहा, कॉटन वूल इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलोज, ठीक है। आप वो, और कॉटन जो है आपका फील्ड में होता है, ठीक है, जहाँ पे ब्लैक सॉयल और वार्म क्लाइमेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया कि जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट के, कॉटन बॉल्स के, वो लेमन की साइज़ के होते हैं। मैच्योर होने पे बॉल्स जो है फट जाती है, और सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सी। ये ऐसे दिखता है जैसे बर्फ़ फैली हो हर जगह। कॉटन की जो फील्ड होती है, जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा स्नो पूरा दिख रहा है, ठीक है। फिर ये कॉटन हो गया। फिर आपका जूट आता है, ये देखिए, हाँ ये देखिए, जब सीड को निकालते हैं, फाइबर्स को अलग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग ऑफ कॉटन क्या होता है, फाइबर्स को सेपरेट करना सीड से, गिनिंग ऑफ कॉटन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आ गया जूट। जैसे मैंने बताया कि ये देखिए जूट का आपका प्लांट इसके स्टेम से आता है, और ये देखिए रेनी सीजन में होता है। वेस्ट बंगाल, बिहार और असम, ये 3 जगह जो है जूट आपका फाइबर मिलता है, और इसको जो है हार्वेस्ट किया जाता है आपका रेनी सीजन, फ्लावरिंग स्टेज पे इसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये देखो स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। स्पिनिंग क्या पता है क्या होता है, स्पिनिंग क्या होता है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया अभी, यहाँ पे शायद से आपको बताया होगा कि फाइबर्स से यार्न, यार्न से फैब्रिक, ठीक है। तो हमने तो ये चीज़ तो देख ली कि हाँ भाई फाइबर्स कैसे होते हैं। तो फाइबर्स को मतलब सीड से सेपरेट करना गिनिंग होता है, पर फाइबर से यार्न बनना उसे हम कहते हैं स्पिनिंग, ठीक है। स्पिनिंग क्या होता है, मेकिंग यार्न्स, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स, ठीक है। तो ये आपको ये बता दिया गया कि यार्न कैसे बनता है। जो थिनेस्ट स्ट्रैंड है वो तो आपकी होगी फाइबर्स, जो आपने पहले स्ट्रैंड निकाली वो आपकी यार्न हो गई, और जो कपड़ा था वो आपका फैब्रिक हो गया, ठीक है। अब आपके ये देखिए ये लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब आगे आप, इसमें कुछ नहीं है, हाँ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पिनिंग के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है, वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है चरखा, जो कि महात्मा गांधी ने पॉपुलराइज़ किया था। और ये जो है पॉपुलराइज़ किस लिए किया था, क्योंकि खादी, मतलब उन्हें ये था कि इंडियन लोग इंडियन ही चीज़ें पहने और खुद से करें, दूसरे देशों पे डिपेंड ना रहें सॉरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की थी, वो थी खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1956 में। मतलब कि टू पॉपुलराइज खादी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। तो ये आपका स्पिनिंग से रिलेटेड जो है डिवाइस आ गई, और उसके बाद आपका महात्मा गांधी वाली बात आ गई, खादी को प्रमोट करने वाली बात आ गई। और 1956 में क्या ये चीज़ हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया था खादी को। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अब यार्न से फैब्रिक बनना 2 प्रोसेस होते हैं। मतलब पहले तो हमारा ये चीज़ हो गया कि गिनिंग किया हमने कॉटन का, तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। अब सब चीज़ें नेचुरल फाइबर्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो ऐसा है कि यार्न से, सॉरी फाइबर से यार्न बनना, ये तो हो गया आपका स्पिनिंग, ठीक है। फिर यार्न से आपका फैब्रिक बनना, ठीक है, फैब्रिक बनना, ये आपका प्रोसेस कैसे होगा, 2 चीज़ों में, वीविंग और निटिंग, ठीक है, ठीक है। अब ये वीविंग नेकिंग क्या है वो सिंपल सा जान लो। वीविंग नेकिंग क्या है आपको तो पता ही होगा, वो मैं अलग बात है कि आपको फिर भी बताना चाह रही हूँ। वीविंग जैसे कि 2 स्ट्रैंड्स को, 2 यार्न्स को आपस में बुन के जोड़ना,
ऊन ऊन वाली चीज़ हो गई कि मतलब वुलन वाली बात आ गई। और निटिंग आपका होता है कि एक ही स्ट्रैंड में स्टिचिंग से जो है उस चीज़ को फैब्रिक बनाना, ठीक है। तो ये दो टाइप ऑफ वीविंग और निटिंग वाली बात हो गई। तो अब इसके बाद क्या बताया गया कि पहले पीपल कैसे जो है एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में होते थे, वो कैसे जो है मतलब बास्केट्स वगैरह बनाते थे, और वो क्या अपने कॉटन से जो है अपने आप को मतलब बार्क से भी उन्होंने अपने आप को ढका हुआ है, लीव्स ट्रीज़ की लीव से भी ढका हुआ है, एनिमल स्किन से भी ढका हुआ है, फर्न से भी अपने आप को ढका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल कैसी है, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपको जानने वाली चीज़ है, फिर भी आपको मैं देख ही रहा है कि आपको सारी एनसीईआरटी ही दिखा दे रहे हैं, तो वो आप पढ़ लेना अगर मन होगा तो। ये देखिए आपका ये चीज़ आ गई, कॉटन रोल्स हैं तो गिनिंग, ठीक है। फिर फाइबर, फाइबर से स्पिनिंग, यार्न बना, यार्न से निटिंग और वीविंग करके फैब्रिक बना। तो ये आपका चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। ये देखिए आपकी समरी में क्या है, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, फैब्रिक, कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। अब यहाँ पे ये देखिए कि कॉटन सिल्क जो है सिल्क कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म पता है एक रेशमी कीट होता है, वो जब अपने मैच्योरिटी स्टेज में होता है ना, उसके पहले ही वो एक कवर अप बना लेता है, मतलब सिल्क के धागों से, रेशम के धागों से, तो उसे कोकून कहते हैं। तो कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से सिल्क बनता है, ठीक है। पॉलिस्टर आपका हो गया क्या, पॉलिस्टर आपका हो गया है सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। अब ये देखिए ये पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट, प्लांट से बना, यान का फाइबर स्पिनिंग हुआ, फैब्रिक का यान से फैब्रिक बनना, वीविंग एंड नेकिंग हुआ। ये आपको ये देखिए नेचुरल और सिंथेटिक क्या है आपका, नायलॉन सिंथेटिक है, वूल आपका जो है नेचुरल है, कॉटन आपका नेचुरल है, सिल्क आपका नेचुरल है, ठीक है। पॉलिस्टर और जूट में पॉलिस्टर आपका सिंथेटिक है और जूट आपका नेचुरल है। तो कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी नेचुरल हो जाती हैं। तो ये सारी बातें ये आप देख लीजिएगा, आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है।